नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648053096960608974386445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। और आज की हमारी डेट है 16 जनवरी। 16 जनवरी के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को पहले हम लोग देख लेते हैं। हमारे पास इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं व्यापार नोट या बोट, शेड्यूल ट्राइब को लिस्ट करने का कुछ क्राइटेरिया, सूचीकरण के मानदंड, इन्फैंट मोर्टेलिटी रेट, 197 सेक्शन ऑफ आफ्सपा, इंडियन स्किमर, वन वेब। फर्स्ट सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं बेपोर बोट को। बेपोर बोट जो है वो अभी स्वदेश दर्शन प्रोजेक्ट में अभी यहाँ पर उसको नाव को शामिल किया गया। अभी बेपोर बोट होती क्या है? देखिए, ये बेपोर बोट जो है वो केरल के राज्य में स्थित एक ऐसी कुशल कारीगरों और बढ़ई द्वारा बनाई गई एक ऐसी लकड़ी को की हेल्प से बनाई गई एक कारीगरी है। ये जो है बेपोर बोट, ये जो केरल के व्यापार संबंध है और खाड़ी देशों के साथ मित्रता है उसका एक प्रतीक मानी जाती है। और ये बहुत ही प्रीमियम लकड़ी से निर्मित होती है, और वो भी किसी बिना आधुनिक तकनीक के। कोई बहुत ऐसा नहीं कि बहुत मॉडर्न टेक्नोलॉजी इसके अंदर यूज की गई है, जिसके अंदर अभी भी जो एक पूरी बनाई जाती है उरु के निर्माण में प्रयोग की जाने वाली लकड़ी, उसको अभी भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और प्रत्येक उरु के निर्माण में करीब करीब 1 से 4 साल का समय लगता है। और इसकी प्रक्रिया पूरी तरीके से मानवीय होती है। और ऐसा बताया गया आंकड़ों के अनुसार कि वर्तमान में ऐसे बहुत सारे वहां पे समुदाय हैं जो पारंपरिक रूप से उरु निर्माण में जुड़े हुए हैं। इनमें प्रमुख लोग जो है वो ओडाईज हैं। ओडाईज याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है तो ओडाईज को आपने ये याद नहीं रखना कि ओडाई से लिखा है तो वो उड़ीसा से है। नहीं, ये केरल से बिलोंग करने वाले लोग हैं जो कि जहाज निर्माण की तकनीकों में भी मदद करते हैं और बोट बनानी होती है। ओदाइस के बाद अगर कोई वहां पर है तो वह खलासी। ठीक है, ये खलासी है, ये भी उरु निर्माण जो है उसमें लगे हुए हैं और इस बोट को यहाँ पर निर्माण करते हैं। इनको जो है वो मापिला खलासी भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनमें से कई सारे जो लोग हैं वो मापिला मुसलमान हैं। आप लोगों को याद है 1921 का मोपला रिबिलियन, जो मुस्लिम लोगों ने हिंदू लैंडलॉर्ड्स और ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट किया था। तो वही है मोपला लोग, ये वही है। और ये वो मोपला, ये जो है मतलब ये जो पीपल है दे आर, ये वर्ल्ड लेवल पर जो है यहाँ पर अपने कौशल और विशेषज्ञता के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हमने यूज तो कर ली इस बोर्ड को। अब मैं आपको ये बता दूं कि स्वदेश दर्शन प्रोजेक्ट है क्या। ये एक थीमैटिक सर्किट्स बेस्ड था। थीमैटिक सर्किट का मतलब होता है थीम वाइज सर्किट्स बनाए जाएंगे। कौन बनाएगा? पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय यहाँ पर बनाएगा। 2014-15 में इसकी शुरुआत की गई थी। और इसका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है, इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि क्या लेके आना, कि भारत के अंदर हम ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में पर्यटन की क्षमता को बढ़ावा देंगे। और इसी के तहत पर्यटन मंत्रालय ने भी सर्किटों की अवसंरचना के विकास के लिए राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों को यहाँ पर वित्तीय सहायता भी प्रदान की थी। तो ये सारी जो चीजें हैं वो इसी इसी रिस्पेक्ट में की गई हैं। इन्होंने इसी के ऊपर यहाँ पे फोकस किया है। स्वच्छ भारत अभियान हो, स्किल इंडिया हो, मेक इन इंडिया हो, ऐसी सारी परियोजनाओं के साथ मिलकर वो स्वदेश दर्शन परियोजनाओं को यहाँ पर बढ़ाना चाह रहे हैं। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव ये है। ठीक है, थीम बेस्ड की अगर मैं बात करूं, जैसे आप लोगों में से अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता दूं, थीम बेस्ड सर्किट का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि आपने एक थीम डिसाइड करी, जैसे आपने डिसाइड की बुद्धिज्म सर्किट, आपने रामायण सर्किट। ठीक है, तो बुद्धिज्म सर्किट में क्या हुआ, बुद्ध से जुड़ी हुई जितनी भी प्लेसेस हैं वहां पर, इंडिया है, नेपाल है, उनको वहां पर जो है वो एक सर्वे यहाँ पर करवा के लाया जाएगा। ऐसे ही रामायण सर्किट में भगवान राम से जुड़ी हुई जितनी भी प्लेसेस हैं उनका सर्वे होगा, उनका टूर करवाया जाएगा। ऐसे ही हिमालयन सर्किट है एक। ठीक है, ऐसे एक कोस्टल सर्किट है, ऐसे एक डेजर्ट सर्किट है। तो वो एक थीम वाइज बेस्ड है। समझ रहे हो सब लोग? तो ये स्वदेश दर्शन स्कीम का बहुत ही अच्छा प्रभाव देखने को भी मिला है।
और अभी रिसेंटली ही हमारी जो केंद्र सरकार है और मिनिस्ट्री जो है उन्होंने यहाँ पर इसका 2.0 भी लॉन्च कर दिया है, जिसमें अब सिर्फ थीम बेस नहीं होगा, इसमें जो है पर्यटन स्थलों को भी विकसित किया जाएगा और जो इम्पोर्टेंट पर्यटन स्थल है उनको भी यहाँ पे लिस्ट किया जाएगा, जैसे कि झांसी, ओरछा, ग्वालियर, वाराणसी, ऐसी जगहों को भी यहाँ पर डेवलप किया जाएगा। क्लियर हुआ सबको? हमारे एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, अगर कई स्टूडेंट्स ऐसा पूछते हैं कि मैम नोट्स कैसे बनाएं, एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो देखो यार, आप लोग लिखो इसको, आप लोग हेडिंग बनाओ बेपोर बोट और लिखो, वहां पे शॉर्ट शॉर्ट में लिखो, मेरी मेरी बात सुनते रहो, लिखते रहो, बेपोर बोट, आगे लिखो केरल के अंदर है, फिर लिखो इसके लिए वुड बन ली जाती है यहाँ पर, और पीपल जो इसको जिसमें इन्वॉल्व होते हैं ओडेसीज और खलासीज, वो लिखो, खलासीज कौन है, मोपला मुस्लिम्स लिखो, ऐसे करके इसको कंप्लीट करो, 2 से 3 लाइनों में ऐसे हाइफन हाइफन बना के लिखते जाओगे, वैसे ही खत्म हो जाएगी ये टॉपिक। फिर उसके बाद लिखो मिनिस्ट्री स्वदेश दर्शन प्रोजेक्ट, उसमें लिखो कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, ठीक है। उसके बाद लिखो थीम बेस्ड सर्किट होते हैं, ये सब पॉइंट्स आप नोट करो प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, क्योंकि ये टॉपिक पूरा प्रीलिम्स बेस्ड फोकस है, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 2, टॉपिक नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। लिस्टिंग क्राइटेरिया फॉर स्केड्यूल्ड ट्राइब, अनुसूचित जनजाति के लिए सूचीकरण मानदंड क्या होना चाहिए। देखो, अनुसूचित जनजाति जो होती है उनको परिभाषित करने की दिशा में भारत के जो ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल है, उन्होंने यहाँ पर अप्रचलित मानदंड का अनुसरण किया है। तो क्या है यहाँ पर, अगर अनुसूचित जनजातियां जो है हमारी और जितने भी ऐसे अन्य समुदाय हैं, अगर उनको परिभाषित करने का मानदंड ही अपने आप में गलत है, अपने आप में त्रुटिपूर्ण है, उसमें अपने आप में ही मिस्टेक्स है, तो इसके कारण जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं होंगी या सरकार की जो भी योजनाएं होंगी, वो तो लोगों तक उस तरीके से पहुंच नहीं पाएंगी जो उसका ऑब्जेक्टिव है। एग्री करते हैं ना सब लोग इस पर? और इस तरीके से है, मैं अभी बता देती हूँ गवर्नमेंट क्या यहाँ पे फॉलो कर रही है। जब भी किसी राज्य और संघ में अनुसूचित जनजातियों की सूची में किसी भी समुदाय को शामिल करने के लिए या उसमें पहले ही शामिल किसी समुदाय को बाहर वहां पे निकालने के लिए जो मंत्रालय यहाँ पर होता है, तो मंत्रालय यहाँ पर आर्टिकल 342 के तहत यहाँ पर सारे काम को देखती है, ठीक है। तो फिर यहाँ पर मंत्रालय जो है वो कहाँ भेजती है, उसके बाद फिर पूरा चेक करने के बाद प्रपोजल किसको भेजती है मंत्रालय, जो उस संबंधित राज्य या फिर संबंधित केंद्र शासित प्रदेश भी हो सकता है, ठीक है। तो उसके बाद वो जो है रिकमेंडेशन कहाँ भेजी जाती है, वो जो है वहां के जो रजिस्ट्रार जनरल हैं उनको भेजी जाती है। दो मतलब मिनिस्ट्री जो है ना वो दो जगह भेज रही है, पहले तो उस स्टेट या यूटी के पास और फिर रजिस्ट्रार जनरल के पास। और अगर रजिस्ट्रार जनरल जो है महापंजीयक, वो इस चीज से रिकमेंडेशन से पूरा एक तरीके से सहमत है, संतुष्ट हो जाते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, फिर फाइनली सिफारिश किसको भेजी जाती है, केंद्र सरकार को। और फिर यहाँ पे केंद्र सरकार जो है पूरा ये सब जांच पड़ताल होने के बाद किसको भेजेगी, याद करिए इस बार ट्राइब कमीशन को, अनुसूचित जनजाति आयोग, याद कीजिए आर्टिकल नंबर 338 बी के तहत इसको, सॉरी ए के तहत इसको लिखा हुआ है। 89th अमेंडमेंट एक्ट 2003 में इसको कॉन्स्टिट्यूशन में दर्जा दिया गया था। और फिर यहाँ पर जो है वो भेजी जाती है, इनसे आगे सिफारिश प्राप्त की जाती है। और जब यहाँ पर ये इनसे भी सिफारिश मिल जाती है, फिर वहां पे मामला किस तक पहुंचाया जाता है, कैबिनेट तक। कैबिनेट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ लिखा हुआ है, आर्टिकल नंबर 352। कब ऐड हुआ था ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत। फिर ये सब कुछ होने के बाद जो है बिल कहाँ पहुंचता है, पार्लियामेंट के पास। पार्लियामेंट में अगर पास हो जाएगा वो बिल, और फिर वो कहाँ जाएगा, राष्ट्रपति की अनुमति के लिए डाला जाएगा। तो इस तरीके से जो है एक ऐड करना और डिलीट करने का प्रोसेस ऐसा रहता है। लेकिन अगर गवर्नमेंट ही यहाँ पर किस बेसिस पे ये डिसाइड करती है, सबसे पहले तो मंत्रालय लेके आ रहा है ना, तो मंत्रालय यहाँ किस बेसिस पे डिसाइड कर रही है, मंत्रालय यहाँ पर जो है लोकूर कमेटी 1965 के बेसिस में यहाँ पर डिसाइड कर रही है, ठीक है। अभी लोकूर कमेटी इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा, लोकूर कमेटी इज रिलेटेड टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स। आ सकता है इस पे सवाल कि लोकूर कमेटी जो है वो किससे जुड़ी हुई है, ऐसे सवाल आपको पता है आते हैं। लोकूर कमेटी ने क्या क्या चीजें बताई हैं कि भाई उनके में आदिम विशेषताएं, बहुत पुरानी विशेषताएं हैं, उनकी संस्कृति विशिष्ट है, उनका बाकी
राज्य और बाकी जगह से भौगोलिक अलगाव है, और बड़े पैमानों पर वो समुदायों के साथ संबंध करने में अब भी संकोच करते हैं, या फिर उनका कोई अभी किसी भी प्रकार का पिछड़ापन है। देखो, पिछड़ापन किसी भी प्रकार से हो सकता है, चाहे वहां पे कनेक्टिविटी का मामला हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला हो, पढ़ाई का हो, हेल्थ का हो, रोड्स का हो, किसी भी प्रकार का हो सकता है। ठीक है, तो इस बेसिस पे ये डिसाइड करते हैं, और ये 1965 की कमेटी है। ठीक है, तो फिर आप देखिए कि भाई ये लोकपुर कमेटी 1965 में आई थी। ठीक है, उसने उस हिसाब से बिल्कुल सही रिकमेंडेशन दी है। लेकिन आज के समय में भी तो देखना चाहिए ना, आज के हिसाब से देखो डेवलपमेंट 1965 के हिसाब से अगर आप क्राइटेरिया देख रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं तो वो क्राइटेरिया भी तो पिछड़ा हुआ है ना। तो इसके अंदर क्या है कि अधिकांश जितनी भी जनजातियां हैं वो हिंदू और ईसाई धर्म जैसे मुख्यधारा के धर्मों में परिवर्तित हो गई हैं। प्लस वहां पे माइग्रेशन बहुत कॉमन है, राजनीतिक, आर्थिक और पारिस्थितिक कारणों के कारण बहुत से लोग माइग्रेट होते जा रहे हैं। अब जी, जो हमारे कहते हैं ना कि अलग थलग समूह है हमारे, ये अलग थलग समूह भी आर्थिक संबंधों के व्यापक नेटवर्क का हिस्सा बने हुए हैं आज भी। सिर्फ ऐसी कुछ ही ट्राइब्स है, जैसे कि जारवा और सेंटिनलीज निकोबार में, जो बिल्कुल अलग थलग है, अदरवाइज बाकी सब कम्युनिटीज मिक्सअप हो रही हैं। और जितने भी हम कह रहे हैं ना कि ये आदिमता है इनके अंदर, ये भाई ये बहुत पिछड़े हुए हैं, ये आज भी किसी समुदाय का विकास का एक चरण होता है। ठीक है, तो जिससे सभी समुदाय अब गुजर चुके हैं, आदिमता से सब गुजर चुके हैं। ठीक है, वर्तमान में कई बहुत सारे आदिवासी, अगर हम खुद उनको आदिम करके चढ़ाएं या बोले उनको, तो इस चीज से भी चिढ़ते हैं। ठीक है ना, तो अगर हम इन्हीं पुराने मानदंडों को अपनाते रहेंगे तो बहुत ही चुनिंदा समुदाय और जनजातियां होंगी जिनको इसका जो है वो एक लाभ प्राप्त हो पाएगा। अदरवाइज जो है वो उनका एसटी का स्टेटस अब हटने का कागार पे आ गया है। तो इसकी वजह से क्या जरूरत है, इन्हीं कारणों की वजह से हम ये कह सकते हैं कि भाई इन समुदायों के प्रति जितना भी अन्याय हो रहा है या उनका समाधान निकालना है, उसके लिए हमें फिर से विचार करने की आवश्यकता है। और ये सब जो क्राइटेरिया हमारा है, उसके लिए कठोर और हठधर्मी दृष्टिकोण अपनाने की बजाय हमें एक लचीला दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। और टाइम के साथ साथ जनजातीय समुदायों में अगर कोई परिवर्तन, आधुनिकीकरण, वैश्वीकरण, इन सबको लाना है, तो वो सब भी उनके लिए लेके आना पड़ेगा। और साथ ही साथ अगर इनकी मौखिक वार्तालाप होती है, लाइक वो अपना जो है वो एक कम्युनिकेशन कर रहे हैं ओरल लैंग्वेज में, तो ऐसा प्रतीत होता है कि उनमें एक से अधिक भाषाएं थी। ठीक है, तो यही है इनका पूरा एक क्राइटेरिया। तो ये आप याद रखिएगा, लोकूर कमेटी, इसमें पूरा क्या इंपॉर्टेंट है, जो आपने समझा, जो आपने सुन के समझा वो तो अलग है। बाकी आपको यहाँ पर क्या याद रखना है, पूरा लोकूर कमेटी के बारे में याद रखना है, क्या होती है, कैसे कैसी चीजें हैं, वो सारी लोकूर कमेटी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन याद रखनी है। और फिर उसके बाद आप लोगों को जो मानदंड बताया है ना, वो मानदंड याद रखना, क्योंकि मानदंड से किसी ना किसी प्रकार का सवाल बन सकता है कि व्हाट इज द क्राइटेरिया। सो क्राइटेरिया आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आर्टिकल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। रिड्यूसिंग इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, शिशु मृत्यु दर। जो शिशु मृत्यु दर है, वो अभी यहाँ पर जो जन्म और मृत्यु के बीच का जो एक वो दर है, उसको यहाँ पर कम करने की कोशिश की जा रही है। तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कल्याण जो हमारा मंत्रालय है, उनके अनुसार 2019 का डेटा आया है, जिसमें शिशु मृत्यु दर जो है प्रति 1000 जीवित मृत्यु पर 30 हो रही थी। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर 30 लोगों की मृत्यु हो रही है बच्चों की, और प्रत्येक 1000 बच्चों की यहाँ पर जन्म हो रहा है। ठीक है, इसे हम कहते हैं अपरिपक्व जन्म। अपरिपक्व का मतलब क्या होता है, ऐसे बच्चे जो 37 सप्ताह पूरा होने से पहले ही पैदा हो जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं अपरिपक्व जन्म। गर्भकालीन आयु के आधार पर अपरिपक्व की कुछ ऐसी विशेषताएं दी गई हैं। स्वतः स्फूर्त समय से पूर्व प्रसव के कारण या फिर सिजेरियन की चिकित्सा परीक्षा के कारण जो है बच्चे किसी भी समय जो है वो पहले पैदा हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका तात्पर्य जो है प्रसव से पहले या फिर उसके दौरान शिशु की मृत्यु से है। उस समय ये भी प्रॉब्लम हो सकती है कि वो एक बच्चे की मृत्यु भी हो जाए। तो यहाँ पर अब कुछ एक बार ट्रेंड देख लेते हैं पूरे वर्ल्ड में क्या चल रहा है। बाल मृत्यु दर से संबंधित जितने भी दंड हैं हमारे पास, जितने भी मानदंड है, उसमें एक रिपोर्ट आती है जिसका नाम है बाल मृत्यु दर में स्तर और रुझान, लेवल एंड ट्रेंड्स इन चाइल्ड मोर्टेलिटी। उनके हिसाब से
विश्व स्तर पर 2021 में अपने 5वें जन्मदिन से पहले 5 मिलियन बच्चों की मृत्यु हो गई है, जिनमें से अधिक जो मौतें हुई हैं वो 1 to 59 महीने की आयु के बच्चों की हुई है, जबकि बाकी जो है वो उनके जीवन के पहले महीने में नवजात मृत्यु हुई है, इनफैंट। और इंडिया का इसमें क्या शेयर है? इंडिया का शेयर है करीब इसके अंदर 7 लाख करीब जो है वो एक शेयर है, ठीक है, इन 5 डेथ्स के अंदर। और इसी का जो है वो एक रजिस्ट्रेशन निकाला गया है, उसी के तहत ये चीज सारी पता लगी है कि प्रत्येक 1000 जीवित बच्चों के जन्म के लिए मध्य प्रदेश में शिशु मृत्यु दर केरल की दर से 6 गुना थी। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं, कई बार हम ये भी कह सकते हैं कि किसी भी आयु से आप बिलोंग करते हो, ग्रामीण बच्चे हो, अगर आप ग्रामीण भाग में रहने वाले हो, तो उनकी मृत्यु दर शहर के समकक्ष में बहुत अधिक रहती है। समझ रहे हो ना बात को? तो यहाँ पर जो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट है वो किसका ज्यादा है? वो जो ये मतलब कि आप कह लो कि मृत्यु दर जो है, बच्चों की मृत्यु होने का जो दर है वो गांव के इलाकों में ज्यादा है। इनके लिए कुछ चुनौतियां भी मैं आपको बता दूं। यहाँ पर पहली चुनौती तो ये है कि बच्चा जो है समय से पहले पैदा हो जाता है, प्री टर्म बर्थ हो जाता है। ये चुनौती इसलिए है क्योंकि 37 सप्ताह के गर्भ के बाद जन्म लेने वाले बच्चों में, प्रीटर्म शिशुओं में, जन्म के बाद जो एक मृत्यु का जो जोखिम होता है वो पहले पैदा होने वाले बच्चों में ज्यादा होता है, 2 से 4 गुना अधिक होता है। तो इसलिए विश्व स्तर पर बात करें अगर, प्रत्येक 10 बच्चों में से एक बच्चा समय से पहले जन्म लेता ही है, जबकि भारत में हर 6 से 7 जन्मों में एक बच्चे का जन्म समय से पहले होता ही है। तो भारत में ये रेट बहुत ज्यादा है। और स्टडीज ये बताती हैं साथ साथ कि समय से पहले अगर बच्चे का जन्म हो जाता है तो यहाँ पर प्रत्येक 6 में से एक बच्चे की मृत्यु वहां पर होती ही होती है। ठीक है भाई। साथ ही साथ दूसरी चुनौती क्या होती है? जब क्या होती है, जब मृत बच्चा पैदा हो जाता है। तो अगर मैं बात करूं विश्व स्तर पर इसका क्या आंकड़े चल रहे हैं, तो अनुमानित 1.9 मिलियन बच्चे मृत अवस्था में ही पैदा होते हैं। और 2021 में भारत में स्टिल बर्थ की पूर्ण अनुमानित संख्या जो है वो कुछ आप देख सकते हो इस प्रकार से इतनी रही है। तो ये एक बहुत बड़ा एक चीज है कि समय से पूर्व जन्म हो जाना और मृत जन्म, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि भारत में जो है वो बाल मृत्यु दर असामान्य रूप से बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्लियर हो रहा है ना सबको यहाँ तक? इसके रीजंस क्या होते हैं? रीजन क्या है? पहले तो हमारे पास इतना डेटा भी सही नहीं है, बारीक और विश्वसनीय आंकड़े नहीं है। अगर हम पिछले कई दशकों से देखें तो देशों ने बाल मृत्यु दर से संबंधित अपने सटीक आंकड़े प्राप्त करने के उद्देश्य से अपने तंत्र को बहुत मजबूत किया है और चाहा है कि भाई सबको एक बार सटीक आंकड़े मिले। वैश्विक स्तर पर भी बात करें हम तो यहाँ पे 2020 में रिपोर्ट भी आ गई थी इस चीज को लेकर के। इंडिया में बात ऐसा माना जाता है कि भाई जो एक प्रमुख समस्या है वो किसी ब्लॉक, जिले और राज्य के स्तरों से जो मृत जन्म होते हैं उनके आंकड़ों के ऊपर कमी है। 2017 में भी स्वास्थ्य नीति जो आई थी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, उसमें भी सरकार ने 2025 तक सकल घरेलू उत्पाद का 2.5% स्वास्थ्य पर निवेश करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की थी। तब से अब तक 6 वर्षों में जो है क्षेत्र के लिए सरकार में यहाँ पर बहुत कम वृद्धि हुई है। तो स्वास्थ्य पर अगर हम बात करें तो सरकार का और भारत का जो एक निवेश है वो बहुत ही ज्यादा कम है और बहुत जरूरत है, तत्कालीन प्रभाव से जरूरत है यहाँ पर वो चीज इंक्रीज की जाए। ठीक है, अगर वो चीज इंक्रीज होगी तभी कोशिश की जा सकती है आगे के समय में भी इसको इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है भाई, आगे की बात करूं अगर मैं, तो जितने भी हमारे ज्ञात और सिद्ध उपाय हैं उसके रिस्पेक्ट में ध्यान में रखते हुए हमें जो हमारी स्वास्थ्य की सेवाएं हैं उनकी गुणवत्ता में सुधार लाना पड़ेगा। मृत जन्म और जन्म से पहले होने वाले दोनों जन्मों को या मतलब इन चीजों को कम करने के उद्देश्य से परिवार नियोजन सेवाओं की उपलब्धि लानी पड़ेगी। गर्भवती माताओं द्वारा आयरन, फॉलिक एसिड का जो सेवन है वो उनके टाइम पे ज्यादा से ज्यादा रखना पड़ेगा। पोषण आहार उसकी चीजें जो है वो रखनी पड़ेंगी ताकि रिस्क जो होता है ना वो थोड़ा सा कम किया जा सके। मैं ये तो नहीं कह रही जो होना है वो नहीं, तो रिस्क तो हम रिड्यूस कर सकते हैं ना इस चीज का। तो यदि समय से पहले पैदा होने वाला बच्चा और मृत जन्म के आंकड़ों को बेहतर तरीके से दर्ज किया जाए तो ये सारे उपाय उपाय जो है वो कारगर हो सकते हैं। ठीक है भाई, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर
इस तरीके से कुछ है। इन्फेंट बच्चे का जो यहाँ पर मृत्यु होती है उसके कुछ कारण है यहाँ पर। तो अगर 0 से 4 हफ्ते की बात करें तो उनका बर्थ का वेट बहुत कम होता है, प्री मैच्योर पैदा हो जाते हैं, कोई बर्थ के समय इंजरी होती है या फिर लेबर में इंजरी होती है, सेप्सिस होता है, कंजेंटियल एबनॉर्मलीज होती है। ये सारे आप देख सकते हैं, ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और उसके बाद 1 से 12 महीने के बीच में भी कुछ इस तरीके के इन्फेक्शन होते हैं, कुपोषण हो गया, कोई और डिजीज हो गया, एक्सीडेंट, ये सारी चीजें देखी गई हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी के। ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा आफ्सपा और हमारे सीआरपीसी का, यहाँ पर 197 सेक्शन। आपको पता है ना, आईपीसी इंडियन पीनल कोड होता है, उसके 2 सेक्शन है हमारे, सीपीसी और सीआरपीसी। सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड, सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। ठीक है। सो यहाँ पर एक हमारी ये हम क्या देखें क्या इसके अंदर, तो देखो भाई अभी क्या है, जो असम है, असम की जो महिलाएं हैं वो ये कह रही है कि जो सीआरपीसी है उसका सेक्शन 197 और आफ्सपा जो है, आफ्सपा क्या होता है, आर्म्ड फोर्स स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट, इसको हमारे यहाँ से हटाया जाए, ऐसा जो वुमेन है असम की, वुमेन इन गवर्नेंस नेटवर्क, ये जो है विंग, यहाँ से इन चीजों की बात कर रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है यहाँ पर इस चीज को हटाने की सोचे। ठीक है भाई। विंग के हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ पर विशेष रूप से हिरासत में हिंसा, मानव अधिकारों का उल्लंघन, इनके मामले में धारा 197 के तहत मुकदमा चलाने की दिशा में यहाँ पर इनकी जो मंजूरी की आवश्यकता है उसको समाप्त किया जाए, अब इसको खत्म किया जाए। पहले तो आपको ये पढ़ना होगा कि सेक्शन 197 है क्या। सेक्शन 197 क्या कहता है कि यदि न्यायाधीश और लोक सेवक के विरुद्ध कोई न्यायिक मामला शुरू किया जाना है तो संबंधित न्यायालय के प्रावधान के तहत आवश्यक औपचारिकताओं को पालन यहाँ पे करना होगा, इसके बिना इस पर संज्ञान लेने के अधिकार नहीं हो। ठीक है। तो अगर मान लीजिए कोई भी एक आप किसी लोक सेवक आयोग, मतलब कोई आईएएस आईपीएस पीसीएस ऑफिसर है और कोई न्यायाधीश है, तो उसके अगेंस्ट आप क्या यहाँ पर कर सकती हो। तो क्या है इसके अंदर, यदि किसी भी सरकारी कर्तव्य के निर्वहन के दौरान उसके द्वारा कोई ऐसा कार्य किया गया है या किसी लोक सेवा द्वारा किसी कार्य कर्तव्य का कहित निर्वहन किया गया है तो जो सरकार की मंजूरी के टाले बिना योग्य ना हो, तो वहां पर संबंधित अदालत को केंद्र या राज्य सरकार की पहले पूर्व मंजूरी चाहिए होगी। नहीं होगा तो किसी अपराध का संज्ञान लेने का अधिकार नहीं होगा। फिर उसके बाद सेकंड कह रहा है कि जितने भी सुरक्षा संघ है यहाँ पर, सशस्त्र बल है यहाँ पर, उनके सदस्य को भी यहाँ पर जो है वो एक जो पावर जो है विस्तारित दी गई है, और यदि आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन से संबंधित उनकी किसी भी गतिविधि के दौरान कोई अपराध कारित होने की स्थिति में केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना न्यायालय द्वारा उनके विरुद्ध संज्ञान नहीं लिए जा सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट को भी यहाँ पर ये चीज जो है वो एक दी गई है, स्पेशल एक्ट दिया गया है इसके अंदर। वही मैं आफ्सपा की बात बात करूं तो ये पहले जो है सेवन सिस्टर्स जो है हमारी नॉर्थ ईस्ट की, वहां पे इनको अपनाया गया था, आप पढ़ सकते हैं, नाम आपको पता है। ताकि 1958 के अंदर जो भी जो वहां पर जो अगर अलग हो रही थी, इंडिया से अलग होने की यहाँ पर बात हो रही थी, तब उनको यहाँ पर रोकने के लिए आफ्सपा लेके आया गया था। फिर उसके बाद धीरे धीरे चंडीगढ़ और पंजाब को भी इसके अंडर डाल दिया गया जब यहाँ पर ये अलग सेपरेट हो रहे थे। फिर उसके बाद 1997 में दोनों को इस दायरे से बाहर भी कर दिया गया था। आफ्सपा होता क्या है, आफ्सपा सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम के तहत जितने भी यहाँ पर अशांत क्षेत्र हैं उनमें वहां पे लॉ एंड ऑर्डर, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक शक्ति प्रदान की जाती है, और कोई अगर अशांत एरिया है वो यहाँ पर जो है आर्मी के अंडर कर दिया जाता है। अगर उस स्टेट का कोई भी जो गवर्नर है, वहां के राज्यपाल या फिर यूटी का कोई राज्यपाल है या फिर वो कोई प्रशासक है, जैसा भी मामला है, अगर उनको यहाँ पर ये लगता है कि भाई इस राज्य का या इस केंद्र शासित प्रदेश का पूरा या फिर कोई भी हिस्सा अशांत या खतरनाक स्थिति में है, तो वहां पर नागरिक संहिता कायम रखने के लिए सशस्त्र बलों को वहां पर लेके आया जा सकता है। तो संबंधित राज्य की सरकार या केंद्र सरकार उस पूरे राज्य के एरिया को यहाँ पर अशांत भी घोषित कर सकती है। तो अशांत घोषित कर दिया, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर बनाने के लिए, तो यहाँ पर स्पेशल पावर्स क्या होती हैं हमारी सशस्त्र बलों के पास। हम उनके पास ये यहाँ पर क्या अलग से पावर होती है वो हम पढ़ लेते हैं।
सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए किसी भी कानून या आदेश के उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध इसको हम लगा सकते हैं, उसको चेतावनी देने के बाद। जब भी आवश्यक समझे हम उनके मतलब जो हमारी सशस्त्र बल है वो गोली चलाने या फिर किसी भी प्रकार के बल का उपयोग करने के लिए यहाँ पर कर सकते हैं, जिससे उस व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। ये सारे अधिकार हमें दिए गए हैं इस पूरे के तहत। अशांत क्षेत्र में कहीं पर भी 5 या 5 से अधिक व्यक्ति को इकट्ठा करने का भी अधिकार नहीं है। उनके पास हथियारों के रूप में इस्तेमाल होने वाली चीजें जो है गोला बारूद वगैरह विस्फोटक पदार्थ को कहीं भी ले जाने से रोकने का अधिकार हमारे सशस्त्र बलों के पास होता है। वो किसी भी सशस्त्र गिरोह के प्रशिक्षण शिविर में यहाँ पे जा सकते हैं। उनके हथियारों के ढेर तैयार किलेबंद स्थान आश्रय किसी भी संरचना को नष्ट करने का यहाँ पर अधिकार रखते हैं, या फिर कोई भी भगौड़े जो है वो छिपे हुए हैं किसी स्थान पर, उनको भी यहाँ पर जो है वो मारने का या फिर उनको कहीं पर भी जाने का अधिकार रखते हैं। ठीक है, ये सब हो गए। अब अगला पॉइंट समझो, ये थोड़ा सा आपको अजीब लग सकता है कि बिना वारंट के किसी भी परिसर में वो प्रवेश कर सकते हैं, किसी भी एरिया में वो तलाशी ले सकते हैं, बिना वारंट के किसी के भी घर जा सकते हैं। और किसी भी व्यक्ति पर अगर जरा शक भी है तो उस व्यक्ति को गिरफ्तार भी कर सकते हैं, और उस व्यक्ति से जितने भी चीजें बरामद हुई अगर उसमें संदेह भी है तो, गलत इरादे से अगर उसके ऊपर कोई संदेह भी है तो उसको नजरबंद करके रखा भी जा सकता है। समझ रहे हैं सब लोग? और इस अधिनियम के तहत जो इन शक्तियों को प्रयोग करेंगे उनके तहत यहाँ पर किसी भी प्रकार का मुकदमा कानूनी कार्रवाई अभियोजन कुछ भी नहीं किया जा सकता है। तो आसाम की डिमांड है इस चीज को लेके कि आफ्स्पा को यहाँ से खत्म किया जाए, और सेक्शन 197 भी। समझ रहे हो सब लोग यहाँ पर? इस तरीके से ये एक पूरा जो आपका एक्ट है वो आपको याद रखना है। आ सकता है और आएगा ही, पूछा ही जाता है इस पर सवाल। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा इंडियन स्किमर के ऊपर। तो इंडियन स्किमर जो है उनके लिए गोदावरी मुहाना एक प्रमुख वान स्थल बन गया है, अभी अभी ये देखने को मिला है। स्किमर्स के लिए, स्किमर्स क्या है, यहाँ पर एक बर्ड्स होती हैं जो कि यहाँ पर IUCN की लिस्ट में जो है वो इस सूची में लुप्त प्राय प्रजातियां हैं, एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं। अगर मैं इनका भारत में विस्तार की बात करूं तो ये शीत जो है विंटर के समय में ज्यादा देखने को मिलती है। कहाँ पर मिलती है? जो मुहाना है ना, ये वाला जो पश्चिमी और पूर्वी भारत का मुहाना है वहां पे देखने को मिलती हैं। ये रेतीली एरिया में, तराई की नदियों में, झीलों में, दलदलों में देखने को मिलती है। और ये सारी जो भी स्पीशीज हैं ये मध्य भारत में चंबल नदी के आसपास, उड़ीसा के कुछ हिस्सों में और आंध्र प्रदेश में इनको देखा जा सकता है। ये जो इंडियन स्किमर है इनकी जो यहाँ पर सेंटीमीटर लेंथ है जो इनकी, वो 40 से 43 सेंटीमीटर तक हो सकती है। ये बहुत ही बड़े क्षेत्र में यहाँ पर जो है प्रजनन करते हैं, और ये कुछ सतह पर आने वाली मछलियां और कीट लार्वा को खाते भी हैं। इनको बेसिकली अभी इनको क्या मतलब एक तरीके से खतरे क्या है इनको? सबसे पहली चीज, इनका पर्यावरण में चेंजेस आ रहे हैं क्योंकि वहां पर मछली पकड़ने वाले, परिवहन, घरेलू उपयोग के लिए, सिंचाई के लिए, कृषि के लिए, औद्योगिक के लिए बहुत सारा प्रदूषण वहां पे बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से नदी और झीलों का शोषण होता जा रहा है। तो इसके लिए काफी हद तक यही चीजें जिम्मेदार हैं। प्लस अशांति के मामले में अत्यधिक और व्यापक वृद्धि यहाँ पर होती जा रही है। राजस्थान के अगर ऊपरी भाग में बात करूं चंबल नदी में, तो बांध के कारण जो है वो इनकी जो आबादी उस पर यहाँ पर प्रभाव पड़ा है। जल स्तर लगातार गिर रहा है, जिसकी वजह से जितने भी शिकारी और पशु हैं उनको प्रजनन द्वीपों तक पहुंचने की सहूलियत हो रही है। घरेलू कौओं की बात करें तो भी यहाँ पर उनको प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। हैबिटेट चेंज तो हो ही रहा है किसी भी हालत में, आप कहिए हैबिटेट तो बहुत ज्यादा अमाउंट में चेंज होता जा रहा है। ठीक है भाई। नेक्स्ट आता है इसके बाद वन वेब। यहाँ पर वन वेब इंडिया अगर हम बात करें तो ये एक क्या चीज है? भारतीय हाल ही में स्पेसएक्स द्वारा भारतीय समर्थित वन वेब के 40 उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया है। नाउ वन वेब है क्या चीज? ये कम्युनिकेशन कंपनी है एक्चुअली में। ठीक है, ये कम्युनिकेशन कंपनी है जो लद्दाख से कन्याकुमारी, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश सबको एक साथ यहाँ पे लाएगी। ना कि सिर्फ एंटरप्राइजेस को, सिर्फ कंपनियों को नहीं, टाउन्स, विलेजेस, म्युनिसिपैलिटी, स्कूल, ऐसे इलाके जो बिल्कुल ही आप कह लो कि बहुत ज्यादा पिछड़े हुए हैं या फिर जो लिस्ट में भी नहीं आते हैं, उन तक को भी यहाँ इसी में इंक्लूड किया जाएगा। तो ये ब्रॉडबैंड सैटेलाइट कंपनी है जो कि USA लंदन वर्जीनिया में सिचुएटेड है।
और इसकी जो और कंपनीज है वो फ्लोरिडा और बाकी सब में भी सिचुएटेड हैं। ठीक है, इसको ग्रेग वेलर ने यहाँ पर बनाया था। इसकी फर्स्ट सैटेलाइट वहां पर उन्होंने 2019 में लॉन्च करी थी, लेकिन कुछ प्रॉब्लम आने की वजह से बहुत इनको दिक्कत भी हुई थी। सो इसके लॉन्च की वजह से जो है यहाँ पर ग्लोबल कनेक्टिविटी की जो एक चीज है ना वो यहाँ पर बढ़ेगी। इनकी सैटेलाइट LEO सैटेलाइट है, जो कि यहाँ पर काफी सारे नए नए सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेगी। ठीक है, इनका अभी आज के समय की बात करूँ तो अलास्का, कनाडा, UK, ग्रीनलैंड बहुत सारी जगह में इनके भागीदार हैं। तो भारत में भी यहाँ पर इनकी जो है वो सैटेलाइट्स लॉन्च की जा रही है, जिसके तहत हमारी इंटरनेट कनेक्टिविटी जो जिनको नहीं मिली है, जो दूरस्थ लोग हैं, जो ग्रामीण इलाके हैं जहाँ पे इंटरनेट इशू रहता है या फिर कोई भी ऐसा प्रॉब्लम है, उनको यह यहाँ पर मिलेगा। प्लस साथ ही साथ इनको यहाँ पर करीब 648 निम्न पृथ्वी कक्षा उपग्रह को समूह से यहाँ पर संचालित किया जाएगा। हेडक्वार्टर कहाँ है इसके? लंदन में। ठीक है, हेडक्वार्टर लंदन में है, लेकिन ऑफिस इनके वर्जीनिया जो कि US में है, फ्लोरिडा यहाँ पर भी सिचुएटेड है। तो लंदन बेस्ड कंपनी है, जिसको साथ ही साथ भारतीय एंटरप्राइजेस और UK सरकार भी इसको और समर्थन दे रही है। तो ये आपको छोटा सा आर्टिकल है, पता होना चाहिए OneWeb क्या चीज है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे पढ़ते हैं। व्हाइट टफ्ड रॉयल बटरफ्लाई, सफेद गुच्छेदार शाही तितली। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो ये क्या है, रिसेंटली अभी यहाँ पर देखी गई है कन्नौर के अंदर, कलियाड़ और कन्नौर केरला के अंदर देखी गई है। इसको पहले जो है इन सब अभयारण्य में भी देखा गया है। तो आपसे क्या सवाल किया जाएगा, ये जो है यहाँ पर जो बटरफ्लाई है, ये एक ऐसी स्पीशीज है, व्हाइट कलर की होती है, बहुत ब्यूटीफुल सी है। और इसका जो मतलब ये अपने जो फन फैलाती है अपने, वो सिर्फ 32 से 40 मिलीमीटर तक फैलाती है सिर्फ। इसको पहले भी और जगह पे देखा गया है, इसको अभी रिसेंटली जो है वो, और इसको जो है कलियाड़, कन्नौर, इन रीजन में भी केरला के अंदर इसको देखा गया। मैं आपको बिल्कुल ये चाहूंगी कि आप लोग इसकी पिक्चर जरूर देखिए। ठीक है, हमारे यहाँ पर बटरफ्लाई की बहुत सारी स्पीशीज है, 8 से ज्यादा स्पीशीज है, प्लस ये वाली काफी कॉमन नहीं देखने को मिलती है, कुछ रेयर सी है, इसलिए आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, बटरफ्लाईज आप लोग जानते हैं पैरासाइट भी होती है, प्रिडेटर्स भी होती हैं। तो ये इनके बारे में सारे फैक्ट्स जो है वो ठीक लिखे हुए हैं। नेक्स्ट, गोल्डन ग्लोब अवार्ड सब लोग जानते हैं, अभी रिसेंटली गोल्डन ग्लोब अवार्ड जो है वो दिए गए हैं। अभी नाटू नाटू को ये अवार्ड जो है, RRR को जो है, S राजमौला की एपिक RRR को यहाँ पर गोल्डन ग्लोब अवार्ड यहाँ पे जो है वो दिए गए हैं। ठीक है भाई, नाटू जो है वो पहला ऐसा एशियन सॉन्ग है जिसको गोल्डन ग्लोब अवार्ड यहाँ पे जो है वो दिया गया है। ठीक है, ये गोल्डन ग्लोब अवार्ड जो है वो देते कौन है, ये हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन देती है, जो कि यहाँ पर अमेरिका इंटरनेशनल सब लेवल पे इस चीजों को देखती है। जनवरी में ये दिया जाता है, और ये अकेडमी अवार्ड्स यहाँ पे ये चीज जो है वो हमेशा प्रोवाइड की जाती है। ठीक है ना। सो ये गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स जो है वो यहाँ पर, या पढ़ लीजिए, यहाँ पर ये देती है, स्टार्ट किया था इन्होंने यहाँ पर 1946 में। तो ये सारे फैक्ट्स आपको इसके अंदर याद रखने हैं। ठीक है, तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड से बिल्कुल देयर इज अ चांस की क्वेश्चन आएगा, नाटू नाटू को जो ये अवार्ड दिया गया है। और एक चीज याद रखिएगा, ये 1946 में नहीं, 1944 में स्टार्ट किया है। 3 स्टेटमेंट ठीक है, बाकी गलत है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये आप इसको याद रखना भाई। अभी रिसेंटली जो है गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स हमारे यहाँ पर दिए गए हैं, सबको पता ही होगा, सब लोगों ने जरूर इसके बारे में पढ़ा ही होगा। चलिए, यहाँ तक क्लियर हुआ सब लोगों को। ये था आपका आज का पूरा आर्टिकल। अब मिलते हैं आप लोगों से कल की क्लास में, कल के आर्टिकल के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। शुक्रिया, जय हिंद।